अगला दृश्य। अगले दिन सुबह नैना ओबेरॉय की आंख देरी से खुली। सुबह के 9 बजने जा रहे थे। नैना ने गर्दन घुमाकर बेड के दूसरी तरफ देखा। देवराज चौहान वहाँ नहीं था। नैना ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली और हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम पर रिसीवर उठाया। नंबर का बटन दबाया। दूसरी तरफ से श्यामा की आवाज़ आई, हेलो, चाय, कहकर नैना ओबेरॉय ने रिसीवर रख दिया। वो पीठ पर तकिए लगाकर बेड से टेक लगाकर बैठ गई। चेहरे पर सोचों के भाव थे। उसकी बिल्लौरी आंखें गहरी सोच में डूबी लग रही थीं। उसकी सोचें तब टूटी जब श्यामा ट्रे में चाय का कप रखे वहां पहुंची। मालकिन, चाय। श्यामा ने ट्रे से प्याला उठाकर नैना ओबेरॉय को थमाया। माँ जी कब आई? चाय का प्याला थामते हुए नैना ओबेरॉय ने पूछा। 3 बजे बड़ी मालकिन लौटी थी, प्रसाद सिंह ने बताया। सुबह वो बड़ी मालकिन के इंतजार में जाग रहा था। नैना ओबेरॉय ने सिर हिलाकर चाय का घूंट भरा। राहुल आया? नहीं मालकिन, रात को कह गए थे कि शहर से बाहर जा रहे हैं, सुबह लौटेंगे, आने वाले होंगे। मालिक कहाँ है? कहते हुए नैना ने बेड के बगल के हिस्से की तरफ इशारा करते हुए घूंट भरा। अभी अभी बाहर गए हैं। नैना ओबेरॉय की निगाह फौरन श्यामा पर गई। मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ। जी हाँ, मैं मालिक के बारे में ही बता रही हूँ। नैना ओबेरॉय के मस्तिष्क को झटका लगा। नजरें श्यामा पर जा टिकी। सुधीर बाहर गया है? उसके होंठों से निकला। श्यामा ने सहमति से सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? बरबसी नैना ओबेरॉय कह उठी। श्यामा ने उसके इन शब्दों पर उलझन भरी निगाहों से नैना ओबेरॉय को देखा। नैना ओबेरॉय संभली, चाय का घूंट भरा। कब गए मालिक बा सॉरी, कब गए मालिक बाहर? नैना ओबेरॉय खुद को सामान्य दिखाती कह उठी। अभी अभी मालकिन, 10 मिनट हुए होंगे। नैना ओबेरॉय ने चाय का घूंट भरते हुए मुस्कुराकर श्यामा को देखा। जाना था उन्हें, वो बोली। मेरी आंख ही देर से खुली। साथ कौन गया? कोई नहीं, मालिक तो अकेले गए। ड्राइवर नहीं ले गए? नहीं। ओह, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले नहीं जाना चाहिए था सुधीर को। ड्राइवर तो ले ही लेना था साथ में। नैना ओबेरॉय गहरी सांस लेकर क्या उठी। माँ जी तो नींद में होंगी। जी, तुम जाओ। श्यामा चली। नैना ओबेरॉय का चेहरा बेचैनी और परेशानी से भर गया। उसकी बिल्लौरी आंखों में गुस्सा था। वो कई पलों तक प्याले में मौजूद चाय को घूरती रही, फिर प्याला साइड टेबल पर रखा और रिसीवर उठाकर मोबाइल फ़ोन का नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ बेल हुई, फिर आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मैं बोल रही हूँ, पहचान लिया होगा? यस मिसेज़ ओबेरॉय। मैं आपकी आवाज़ सुनते ही देवराज चौहान कुछ देर पहले अकेले ही बंगले से बाहर, नैना ओबेरॉय ने कहना चाहा। हाँ, मैं उसके पीछे हूँ। उसका ख्याल ठीक था कि वह अकेला बाहर जा सकता है। देवराज चौहान अपने ही किसी फेर में लग रहा है। नैना ओबेरॉय गंभीर स्वर में बोली। मुझे लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो कुछ कर रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में अब उसे ज़्यादा ढील देना ठीक नहीं, कहीं वो गड़बड़ ना कर दे। कहिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? वही करो जो करने की तैयारी तुमने कर रखी है। नैना ओबेरॉय के दांत पिच गए। ओके, काम पूरा होना चाहिए। नैना ओबेरॉय के सर में खतरनाक भाव आ गए। वरना मिसेस ओबेरॉय। दूसरी तरफ से विश्वास भरा कठोर सर उसके कानों में पड़ा। काम हो गया समझिए। इसके साथ ही दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। नैना ओबेरॉय ने रिसीवर रखा। चेहरे पर वैशी भाव नाचते स्पष्ट नजर आने लगे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान जानबूझकर बंगले से जल्दी निकल गया था कि नैना ओबेरॉय की आंख ना खुल पाए। अगर वो जान जाती कि उसका कहीं अकेले जाने का प्रोग्राम है तो वो उसे ना जाने देती या साथ जाती। जबकि देवराज चौहान ने आज उस प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज से मिलना था, जिससे नैना ओबेरॉय के बारे में छानबीन करके सुधीर ओबेरॉय को रिपोर्ट दी थी। एक तो वो ये जानना चाहता था कि क्या मामा पवन ने सही बोला है उसे। दूसरे, वो नैना के बारे में अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था कि वो बुरी औरत है या अच्छी। रात नैना ओबेरॉय जिस तरह उसके सामने कपड़े उतार कर आ गई थी, उससे ये बात तय नहीं हो सकती थी कि वो बुरी औरत है। ऐसा तो कोई भी कर सकता था। उस वक्त ऐसा करना उसकी ज़रूरत का हिस्सा भी हो सकता था। देवराज चौहान जान लेना चाहता था कि बंगले पर जो हो रहा है उसे पता चल जाए। वो जानता था कि वो अंधेरे में। यहाँ के हालातों से उसके सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। बार बार उसका मन कह रहा था कि असल बात कुछ और है। जिस काम के लिए उसे सुधीर ओबेरॉय बनाकर पेश किया गया है, वो बात कुछ और ही है। 1 घंटे बाद देवराज चौहान ने बिजनेस कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में कार रोकी। मामा पवन ने यही बताया कि अर्जुन भारद्वाज का ऑफिस इसी इमारत में है। उसने पार्किंग अटेंडेंट से प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज के बारे में पूछा तो उसने फ़ौरन बता दिया कि उसका ऑफिस पहली मंजिल पर है। 9 नंबर है उसके ऑफिस का। लेकिन साथ में उसने ये भी बताया कि अभी ऑफिस बंद है। 10 बजे से पहले उसका ऑफिस नहीं खुलता। देवराज चौहान ने
घड़ी पर निगाह मारी। 10 बजने में 35-40 मिनट बाकी थे। वो वक्त बिताने के लिए इधर उधर टहलने लगा। तब करीब 10 बजे थे। इमारत में आने जाने वालों की भीड़ में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। वो नीना थी, अर्जुन भारद्वाज की सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, सहायक और बाकी भी सब कुछ। हाथ में छोटा सा पर्स दबाए तेज तेज कदमों से इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ जा रही थी कि ठिठक गई। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। वो देवराज चौहान को देख रही थी, जो एक तरफ खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। देवराज चौहान इस वक्त सुधीर ओबेरॉय के रूप में था। कुछ पल तो नीना उसे देखती रही, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी। देवराज चौहान ने कश लेते हुए इधर आती नीना पर भी निगाह मारी और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। नीना को हैरानी हुई कि सुधीर ओबेरॉय ने उसे पहचाना नहीं। वो पास पहुंचकर ठिठकी, हेलो मिस्टर ओबेरॉय। उसके मुंह से ओबेरॉय सुनकर देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ, यानी कि उसके सामने जो भी युवती खड़ी है उसे जानती पहचानती है। वो तुरंत मुस्कुराया, हेलो, आप यहाँ कैसे? इधर काम था। उसी तरह होठों पर मुस्कान लिए देवराज चौहान बोला, किसी से मिलना था। किससे? आदत के अनुसार नीना खुलकर मुस्कुराई, मिस्टर अर्जुन भारद्वाज, प्राइवेट जासूस हैं। इधर ही ऑफिस है उसका। देवराज चौहान कहते हुए कुछ बेचैन सा हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता था कि सामने जो खड़ी है वो कौन है, किससे बातें कर रहा है वो। नीना की आंखें सिकुड़ी, चेहरे पर हड़बड़ाहट के भाव उभरे। समझ गई, अर्जुन भारद्वाज से मिलना है। चलिए मैं उसके पास ले चलती हूँ आपको। नीना एकाएक मुस्कुराई, आप? हाँ आइए, मैं भी वहीं जा रही हूँ। देवराज चौहान सिर हिलाते हुए उसके साथ प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। मन में यही उलझन थी कि ये युवती कौन है। इससे इसके बारे में पूछना खामखा का शक पैदा करना था। नीना के साथ चलते हुए देवराज चौहान पहली मंजिल पर स्थित सुपर डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचा। ऑफिस बंद था। नीना ने पर्स में से चाबियां निकाली और ऑफिस खोलने लगी। देवराज चौहान चौंका, चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सुपर डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस को ये खोल रही है? इसने उसे पहचाना भी तो स्पष्ट है कि ये किसी ऑफिस में काम करती है। ओह, उसने इसे नहीं पहचाना। वो देखता रहा नीना को। ऑफिस खोलने के बाद नीना ने चाबियां पर्स में डाली और मुस्कुराकर बोली, आइए मिस्टर ओबेरॉय। कहने के साथ ही वो भीतर प्रवेश कर गई। देवराज चांद के होंठ सिकुड़े, उसके भीतर प्रवेश किया। ये छोटा सा रिसेप्शन रूम था। नीना एक तरफ मौजूद डेस्क के पीछे जा पहुंची और पर्स एक तरफ रखते हुए कुर्सी पर बैठी। देवराज चौहान अपनी जगह पर खड़ा उसे देख रहा था। डेस्क के पास ही मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा करती नीना बोली, बैठिए मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन साहब आने ही वाले हैं। देवराज चौहान ने कुछ न कहकर आगे बढ़कर कुर्सी संभाल ली। कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी, ठंडा? उसे शांत भाव से देखते हुए इनकार में सिर हिला दिया। चलिए बाद में सही, नीना ने सामान्य भाव में कहा। लेकिन मिस्टर ओबेरॉय, आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैं ऐसी तो नहीं कि कोई मुझे देखे और दोबारा देखने पर उसे मेरे बारे में कुछ याद ना आए। अब आपके बारे में कुछ कुछ ध्यान आ रहा है। नीना की आंखें सिकुड़ी। मैं समझी नहीं, अब से आपका क्या मतलब है? कुछ पल खामोश रहकर देवराज चौहान बोला, 6-7 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सिर में चोट लगी थी। 6 महीनों तक बेड पर बुरे हाल में पड़ा रहा। अब कुछ ठीक हुआ, लेकिन पहले की सब बातें ठीक से याद नहीं। धीरे धीरे याद आ रही हैं। जैसे कि अब आपको देखने के बाद थोड़ा सा याद आया है कि आपसे मिल चुका हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, मुझे आपके एक्सीडेंट की खबर नहीं थी। सुनकर दुख हुआ, लेकिन खुशी है कि आप ठीक हो रहे हैं। नीना के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ ठहरी थी। मेरे बारे में आपको और क्या क्या याद आया? देवराज चौहान ने नीना की आंखों में झांका। वो समझ गया कि ये कोई उल्टी बात कहने वाली है। अभी तो कुछ याद नहीं आया। देवराज चौहान का सर सामान्य था। नीना ने अपना चेहरा लटका दिया। आपका नाम भी अभी मुझे याद नहीं। नीना। नीना। देवराज चौहान ने सिर है। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, लेकिन आपको तो कुछ याद नहीं, फिर कहने का क्या फ़ायदा? कहो, शायद याद आ जाए। जब आप आखिरी बार यहाँ आए थे तो जाते वक्त मुझसे 10,000 रुपये उधार ले गए थे। कहा था कि अर्जुन को ना बताऊं। आपके पैसे घर रह गए थे। उस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत थी। आप पर भला विश्वास कैसे कर सकती थी? मैंने उसी वक्त 10,000 रुपये आपको उधार दे दिए। आपने कहा था कि कल ड्राइवर के साथ हाथ 10,000 भिजवा देंगे, लेकिन ना तो ड्राइवर आया और ना ही 10,000 रुपये। एक दो बार फ़ोन करने की सोची आपको, फिर नहीं किया। मैंने दिल को समझा लिया कि 10,000 डूब गए और भविष्य में कभी किसी का भला नहीं करना। देवराज चौहान उसे देखता रहा। याद आ गया मिस्टर ओबेरॉय? अभी तो नहीं आया, देवराज चौहान बोला। शायद याद आ जाए। तुम हर रोज़ इतना पैसा अपने पास रखती हो? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन अर्जुन ने तनख्वाह दी थी। तो 10,000 रुपये तनख्वाह है तुम्हारी? जो 10 कहाँ? नीना ने बुरा सा मुंह बनाया। तनख्वाह बढ़ बढ़ाकर 6,000 पर पहुंची, वो भी वक्त पर नहीं मिलती। कभी 1,000 तो कभी 3,000 करके। खुद जासूस बना ऐश करता रहता है। वैसे उस दिन 10,000 ही दिए थे अर्जुन ने। पिछले महीने की तनख्वाह भी बाकी थी। 2,000 बाद में देने को कहा था।
लेकिन मेरे मेहनत की कमाई 10,000 तो नहीं डूबे। देवराज चौहान ने कहा और 10,000 की गड्डी निकालकर उसके सामने रख दी। ये 10,000 रुपये। नीना का चेहरा खिल उठा। ओह, तो आपको याद आ गया कि? मुझे याद नहीं आया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया है कि तुम सही कह रही हो। एक ही बात है। नीना ने फ़ौरन गड्डी उठाकर काउंटर की ड्रॉज में डाली। कितने भले आदमी आप। आपको याद नहीं आया और मेरी बात पर विश्वास करके आपने मुझे 10,000 दे दिए। कुछ तो ले लीजिए, चाय कॉफ़ी। नहीं। मिस्टर अर्जुन भारद्वाज कब तक आ जाएंगे? पागल सा है वो। मजबूरी में नौकरी कर रही हूँ। नीना ने लंबी सांस ली। छोड़िए उसकी बातें। आप तो ये भी भूल गए होंगे कि पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो आपने कहा था मेरी नौकरी जर्मनी वाले ऑफिस में लगवा देंगे। मैं पासपोर्ट बनवा लूँ, आप मुझे जल्दी फ़ोन करेंगे। मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, लेकिन आपका फ़ोन नहीं आया। मेहरबानी होगी अगर मेरी नौकरी अब जर्मनी में। तभी कदमों की आहट उन्होंने सुनी और देखते ही देखते अर्जुन भारद्वाज ने भीतर प्रवेश किया। सुधीर ओबेरॉय को वहाँ पाकर उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। वो ठिठक गया। गुड मॉर्निंग सर, नीना बोली। मिस्टर ओबेरॉय आपसे मिलने आए। गुड मॉर्निंग ओबेरॉय साहब। अर्जुन भारद्वाज ने हाथ आगे बढ़ाकर देवराज चौहान से हाथ मिलाया। दोबारा आपको यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। सुनने में आया था कि आपका गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। आपकी हालत ठीक नहीं। देवराज चौहान उठा, लेकिन बोला कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराया। आइए केबिन में बात करेंगे। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। वहाँ सर, नीना ने टोका। ओबेरॉय साहब से आपकी बात लंबी भी हो सकती है। मैं आपको कल के काम की रिपोर्ट देना चाहती हूँ। उस आदमी के बारे में जो मालूम किया है वो बताना चाहती हूँ। सिर्फ 2 मिनट, मैं फारिग हो जाऊँगी। उसके बाद दिन भर आप कुछ भी करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। प्लीज़ सर। अर्जुन भारद्वाज ने नीना की आंखों में देखा, फिर तुरंत सिर हिलाकर कह उठा। सिर्फ 2 मिनट। ओबेरॉय साहब को मैं इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। ओनली 2 मिनट सर, सच कह रही हूँ। अर्जुन भारद्वाज ने सुधीर ओबेरॉय को देखा और मुस्कुराकर बोला, मिस्टर ओबेरॉय 2 मिनट आपको। कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने कहा और कश लिया। अर्जुन भारद्वाज सामने नजर आ रहे केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा। नीना रिसेप्शन डेस्क पर झुकी और उसकी ड्रॉज में से एक फाइल निकालकर काउंटर के पीछे से बाहर आई। मैं अभी आई मिस्टर ओबेरॉय। देवराज चौहान ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। नीना फाइल थामे तेजी से आगे बढ़ी और केबिन का दरवाज़ा खुलकर भीतर प्रवेश कर गई। धीरे धीरे दरवाज़ा बंद होता चला गया। देवराज चौहान की निगाह केबिन के दरवाजे पर टिक चुकी थी। अगला दृश्य। सर, नीना दबे सर में जल्दी से कह उठी। सुधीर ओबेरॉय की हालत अजीब सी है। ये मुझे बाहर मिला, पहचानता नहीं मुझे। ऑफिस में इसे ले आई। कहा कि आपने 10,000 रुपये मेरे से लिया था लेकिन वापस नहीं दिया, तो उसी वक्त मुझे 10,000 निकाल कर दे दिया। मैंने कहा आप जर्मनी में अपने ऑफिस में मेरी नौकरी लगवाने को कह रहे थे, तो इस बात पर उसने इनकार नहीं किया कि ऐसा उसने नहीं कहा। वो ओबेराय का एक्सीडेंट हो गया, अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा। यस सर, ओबेराय ने खुद ये बात कही। सिर में चोट लगने की वजह से वो भूला भूला रहता है। बीती बातें उसे ठीक से याद नहीं, कुछ कुछ याद है। मुझे तो ये सब बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए आपको बता देना ठीक समझा। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसने बताया कि वो किस काम के लिए आया? नहीं, मैं दूसरी बातें चेक कर रही थी। पूछना था लेकिन आप आ गए। अर्जुन भारद्वाज ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाया और उस पर उंगलियां थपथपाने लगा। नीना, उसका सर सोचों से भरा था। जब मुझे पता चला कि ओबेराय का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट खतरनाक हुआ, तो सब कुछ देखते जानते मुझे लगा था कि उस एक्सीडेंट के पीछे कोई गड़बड़ हो सकती है। आपका मतलब कि एक्सीडेंट किसी ने करवाया हो सकता है? नीना के होठों से निकला। अर्जुन भारद्वाज होंठ सिकोड़े नीना को देखता रहा। सर, नीना ने टोका, ओबेराय को मेरे पास भेजो। सोचों से निकलकर अर्जुन भारद्वाज बोला, कुछ कहने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो अब मेरे पास क्यों आया। पहले जब मेरे पास से गया तो 3-4 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब उसे ठीक हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक वो बीती बातें भूला भूला सा है। ऐसे में उसका मेरे पास आना, पहले मुझे उससे बात करने दो। मैं भेजती हूँ उसे भीतर। कहते हुए नीना हाथों में फाइल दबाए पलटी। कुछ देर बाद चाय भीतर दे जाना, पीछे से अर्जुन भारद्वाज ने कहा। नीना बाहर निकल गई। आधे मिनट बाद ही देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। बैठिए मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। आपको ठीक हाल में देखकर मुझे खुशी हुई और यहाँ आने पर हैरानी भी। मुझे फ़ोन कर दिया होता मैं आ जाता। मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात को कोई जाने कि मैं किसी प्राइवेट जासूस से मिला हूँ। देवराज चौहान बोला। अर्जुन भारद्वाज की आंखें उसके चेहरे पर जा टिकी। पहले भी आपने मुलाकात को गुप्त रखा था? देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सिर हिलाया। क्या देख रहे हैं आप ओबेरॉय साहब? आधे से ज़्यादा प्राइवेट जासूस ब्लैकमेलर होते हैं। पहले तो वे कस्टमर के सगे बनकर उनसे बातें पूछते हैं, उन्हें कुरेदते हैं। काम के बाद जब कस्टमर की कमजोरियां उन्हें पता लग जाती हैं तो कस्टमर को ब्लैकमेल करके पैसा झाड़ते हैं। अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ी। अजीब भाव उभरे चेहरे पर।
आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इज़्ज़तदार प्राइवेट जासूस हूँ। लाख गलत काम करूँ, लेकिन कस्टमर को धोखा देने जैसा काम मैंने कभी नहीं किया। अर्जुन भारद्वाज के स्वर में कुछ तीखापन आ गया था। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कस्टमर से ज़्यादा फ़ीस लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश होती है कि उसका काम भी तसल्ली वाले ढंग से करूँ, जैसा कि मैंने आपका काम किया था। मैं खरा धंधा करता हूँ। चोर बाज़ारी दूसरे जासूस के बोर्ड पर होती होगी, यहाँ नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा देर छिपे नहीं रहते। उनकी खुशबू फैली जाती है। मेरे बारे में किसी से कुछ सुना हो तो कह दीजिए। देवराज चौहान की निगाह बराबर उसके चेहरे पर थी। एक्सीडेंट में मेरे मस्तिष्क पर चोट लगी। 6 महीनों बाद मैं अचानक ही ठीक हो गया। अभी मैं पूरा ठीक नहीं हो पाया। कुछ याद है और कुछ नहीं, देवराज चौहान बोला। यही बात नीना ने मुझे बाहर खड़ा करके तुम्हें बताई कि मैंने उसे देखा और पहचाना नहीं। 10,000 की बात की तो मैंने उसे दे दी है। जर्मनी में नौकरी की बात की उसने। ये सब बातें करके वे जानना चाहती थी कि मुझे कहाँ तक क्या क्या याद है और क्या क्या मैं भूला हूँ। अर्जुन भारद्वाज के होंठ सिकुड़े। देवराज चौहान को देखता रहा। ठीक कहते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नीना ने मुझे यही बातें बताई। तुमने इन बातों को बहुत जल्दी भांप लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा मस्तिष्क पूरी तरह ठीक है। सब ठीक है, लेकिन बीती बातें ठीक से याद नहीं। देवराज चौहान बोला। मैं इस बारे में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अर्जुन भारद्वाज ने पूछा। पहले तुम में और मेरे में जो बातें हुई थी उन बातों को दोहराने आया हूँ कि बीच बीच की जो बातें मैं भूल गया हूँ वो मुझे याद आ जाए। मेरे ख्याल में वो बातें करने में तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? अपने कस्टमर को तसल्ली कराने में मुझे कभी भी एतराज़ नहीं होता, अर्जुन ने कहा। तो कहाँ से बताना शुरू करोगे? आखिरी बात से, भारद्वाज बोला। मेरे पास से आप और आपका मामा पवन गए। आप बहुत गुस्से में थे, नैना की बीती ज़िंदगी के बारे में जानकर। उस वक्त आपके सामने नैना होती तो आप उसे ख़त्म कर देते, लेकिन मैंने और आपके मामा ने आपको किसी तरह समझाकर शांत किया और बताया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए था मुझे? तलाक लेने की बात समझाई थी आपको कि इस मामले में शोर होगा तो आपकी बदनामी होगी। खामोशी से नैना को सामने बिठाकर बात कीजिए, जैसे भी उसे तलाक के लिए तैयार कीजिए। बात आपकी समझ में आ गई? फिर मैंने क्या किया? देवराज चौहान ने पूछा। आपको इसी तरह का आपने इसी तरह काम किया था। नैना को सब सबूत दिखाकर उससे तलाक मांगा। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन जब उसे लगा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो सौदेबाजी के बाद वो तलाक के लिए तैयार हो गई। सौदेबाजी? हाँ। आपने 2 दिन बाद फ़ोन करके बताया था कि तलाक देने की एवज में उसने 3 करोड़ लेने की बात कही है। तो मैंने हंसकर कहा था कि सस्ते में सौदा पड़ गया। वो 10 करोड़ मांगती तो हम 10 भी देते। लेकिन क्या लेकिन? उसके 2 दिन बाद ही आपका एक्सीडेंट हो गया। मालूम हुआ कि कोई कार आपके ऊपर चढ़ गई। सुना कि आपने आपके बचने के कोई चांस नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि आप बच गए। लेकिन तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, अर्जुन भारद्वाज ने कहा। उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया था, फिर कभी आपके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। जो बातें 6 महीने पहले हमारे बीच हुई थी, नैना के बारे में रिपोर्ट दी थी, वो सब याद है तुम्हें मिस्टर भारद्वाज? पूरी तरह याद है। बताओ मुझे, मैं उन बातों को एक बार फिर सुनना चाहता हूँ। इस बारे में कोई बात भूल रहा हूँ तो वो याद आ जाएगी। अर्जुन भारद्वाज नैना ओबेरॉय की बीती जिंदगी की सारी बातें देवराज चौहान को बताने लगा। ये लगभग वही बातें थी जो मामा पवन ने बताई थी। देवराज चौहान सुनता रहा। अर्जुन भारद्वाज के एक एक शब्द को ध्यान से सुना। अर्जुन भारद्वाज के खामोश होने पर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तभी नीना चाय के 2 प्याले और प्लेट में बिस्किट रख गई। अर्जुन भारद्वाज ने एक प्याला ओबेरॉय के सामने रखा और दूसरा खुद उठाता क्या उठा। चाय लीजिए ओबेरॉय साहब। देवराज चौहान ने चाय का प्याला उठाया, घूंट भरा। गहरी सोचों में था। तुमने सारे सबूत मुझे दे दिए थे? अर्जुन भारद्वाज ने सहमति से सिर हिलाया। उन सबूतों में से किसी सबूत की कॉपी हो तुम्हारे पास? नहीं। अर्जुन भारद्वाज ने सिर हिलाया। आपको रिपोर्ट देने के बाद ऐसे केसों की रिपोर्टें हम साफ कर देते हैं कि किसी के हाथ ना लग जाए, क्योंकि ऐसी बातें किसी को पता चल जाए तो वो ब्लैकमेलिंग का सामान बन जाती हैं। तुम ठीक कहते हो, देवराज चौहान बोला। तो मैं नैना से तलाक लेने जा रहा था। तलाक देने की एवज में नैना मुझसे सौदा भी कर चुकी थी 3 करोड़ में। हाँ, आपने ही मुझे बताया था। अर्जुन भारद्वाज ने देवराज चौहान को देखा। हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें आपको याद नहीं, लेकिन मेरा पता आपको याद रहा कि? हाँ, पता याद रहा। एकाएक देवराज चौहान ने मुस्कुराकर टोका। अर्जुन भारद्वाज ने देवराज चौहान को देखते हुए चाय का घूंट भरा। इन बातों के अलावा मैंने तुमसे कोई और बात की हो? देवराज चौहान बोला। कैसी और? कैसी भी, अपने घर से, पत्नी से, माँ से, भाई से वास्ता रखती कोई बात? अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ गई। नहीं, ऐसी कोई बात आपने नहीं की। अर्जुन ने इनकार में सिर हिलाया। ऐसा कोई शक जाहिर किया हो कि कोई मेरी जान ले सकता है? नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर अर्जुन भारद्वाज साहब, कि वो कार मुझ पर चढ़ गई या चढ़ा दी गई? अर्जुन भारद्वाज
देवराज चौहान को देखने लगा। खामोशी लंबी होने लगी। कहाँ खो गए जासूस साहब? देवराज चौहान मुस्कुराया। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी सांस ली। बोला, ओबेराय साहब, जब मैंने सुना कि किसी कार ने आपको कुचल दिया, तभी मेरे दिलो दिमाग ने विश्वास के साथ कहा था कि ये एक्सीडेंट करवाया गया है, हुआ नहीं। तुम्हारे ख्याल से किसने ऐसा किया होगा? अर्जुन भारद्वाज ने पुनः ओबेराय को घूरा। आपकी पत्नी नैना के पास तो एक्सीडेंट कराने की पर्याप्त वजह थी, क्योंकि आप उसे तलाक दे रहे थे, छोड़ रहे थे। तलाक देने के बदले उसे सिर्फ 3 करोड़ दे रहे थे, जबकि आप कई 100 करोड़ के मालिक हैं। वो ऐसे इंसान को क्यों छोड़ना चाहेगी जो सिर से पाँव तक दौलत से भरा पड़ा हो? मेरे ख्याल में तो तलाक देने से अच्छा है कि वो आपको ख़त्म कर दे। ऐसा होते ही दौलत के साथ साथ उसे मनमानी आज़ादी भी मिल जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर से हिलाया। माना कि तुम्हारी ये बात ठीक हो सकती है, तो फिर जब मैं बच गया, महीनों बेड पर रहा, तो नैना के पास ढेर सारा मौका था मुझे ख़त्म कर देने का। तब मुझे उसने क्यों नहीं ख़त्म किया? देवराज चौहान बोला। वो बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए ख़त्म नहीं किया। क्या मतलब? घर के भीतर अगर वो आपकी हत्या कर देती तो देर सवेर मैं पुलिस उसे सबूतों के साथ पकड़ ही लेती। वो बच नहीं सकती थी। यानी कि आप घर के भीतर सुरक्षित थे, और सुरक्षित रहे भी। गुड। देवराज चौहान मुस्कुराया। ठीक कहा। लेकिन ये बातें कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि नैना ने ही एक्सीडेंट कराया। नैना ने ही आपकी जान लेने की चेष्टा की। आप जैसे दौलतमंद के जाने कितने दुश्मन होंगे। दौलत आती है तो दुश्मनी लेकर ही आती है। अब 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 आप ही बता सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा आपकी मौत का ख्वाहिशमंद होगा। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। ओबेराय साहब, अर्जुन भारद्वाज कह उठा, जिस तरह पुलिस वाले किसी हत्या की छानबीन करते हैं, इस वक्त आप ठीक उसी पुलिस की तरह लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आप अपने बारे में छानबीन करते लग रहे हैं। सिर में चोट की वजह, आपका चेहरा, आंखें, हाव भाव बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने अभी तक एक भी ऐसी बात नहीं की मैं सोचूं आपकी तबीयत ठीक नहीं। ये कहना कि आपको कुछ याद नहीं ठीक से, इससे आपकी बीमारी नहीं झलकती। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराए। ऐसा है तो फिर मैं ये ड्रामा क्यों कर रहा हूँ, ये आपको पता होगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम फिर मेरे लिए काम करो। देवराज चौहान बोला। कैसा काम? तुम्हारी दी रिपोर्ट मैंने जाने कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही। 6 महीनों के बाद बीमारी से उठाऊँ, कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। इन 6 महीनों में नैना में ये बदलाव आ गया है कि वो तलाक देने से इनकार कर रही है। हो सकता है वो सारे सबूत उसने अपने पास रख लिए हों, उसके हाथ लग गए, नष्ट कर दिया उन्हें। तुम 2-4 दिनों में वो सारे सबूत पुनः तैयार करके, मैंने तैयारी नहीं करनी, तलाश करने, इकट्ठे करने, अर्जुन भारद्वाज ने टोका। वही मतलब था मेरा। ये काम अब आसान नहीं, अर्जुन भारद्वाज बोला, इनकार में सिर हिलाया। तुम्हारी जितनी फीस पहले दी थी उससे डबल अब दूंगा। ओबेरा साहब, ये जासूसी का धंधा है, इंश्योरेंस का नहीं कि एजेंट का चेहरा दोबारा देखकर सामने वाला बात कर लेगा। जासूसी के धंधे में हम लोग दोबारा उधर नहीं जाते जहाँ से अपना काम निकाल कर वो आते हैं, क्योंकि दोबारा वहाँ जाने पर या तो बहुत इज्जत मिलती है, या लोग डंडे उठाकर हमारे पीछे भागते हैं। कोई शरीफ आदमी तो गोली चलाने से भी नहीं हिचकता। अगर अब तक अमन कुमार को पता चल चुका होगा कि मैंने उसके और नैना के बारे में जानकारी हासिल की थी, तो मुझे गोली मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। तुम काम को मना कर रहे हो? हवा का रुख देखकर काम करना पड़ता है। अब इस काम में हाथ डालना ठीक नहीं समझता। अमन कुमार का पता तो? देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती सी आ ठहरी थी। अर्जुन भारद्वाज ने टेबल पर पड़े पैड पर अमन कुमार के पते के साथ उसका नंबर भी लिखा। ये लीजिए, उसका पता और फ़ोन नंबर। वैसे आप इसका करेंगे क्या? किसी दूसरे प्राइवेट जासूस से? नहीं, मैं खुद जाऊंगा अमन कुमार के पास। आप? अर्जुन भारद्वाज चौंका। लेकिन क्या फ़ायदा? वो आपसे ठीक तरह बात भी नहीं करेगा। वो मेरे को वो ब्लू फिल्म देगा जो नैना के चरित्र के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। देवराज चौहान की आवाज़ में ऐसे भाव थे कि अर्जुन भारद्वाज होंठ सिकोड़कर उसे देखने पर विवश हो गया था। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात कहकर आपने मुझ जैसे जासूस को बहुत छोटा कर दिया है। नैना की ब्लू फिल्म वो आपको क्यों देगा? उसी ब्लू फिल्म के दम पर तो चाहो तो साथ चलो और देख लेना वो कैसे ब्लू फिल्म मेरे हवाले करता है। अर्जुन भारद्वाज कुछ पलों तक देवराज चौहान के चेहरे को देखता है। ठीक कहते हो, मैं आपके साथ चलूंगा ओबेरॉय साहब। देखूंगा आप कैसे ब्लू फिल्म लेते हैं। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आप बैठिए, अभी चलते हैं। अर्जुन भारद्वाज नीना के पास पहुंचा। क्या हुआ सर? नीना उसके चेहरे के भाव देखते ही कह उठी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले जब सुधीर ओबेरॉय मिलने आया तो नक्शा दूसरा था। अब अजीब ढंग की बातें, एक्सीडेंट में उसको दिमागी चोट, यूं ही कहता है। अर्जुन ने नीना को घूरा। साले के सारे नट बोल्ट पूरे फिट है। तुम नैना ओबेरॉय के केस की फाइल निकालो। उसमें पवन भाटिया का फ़ोन नंबर है, जो कि सुधीर ओबेरॉय का मामा है। उससे बात कराओ मेरी।
नीना फुर्ती से इस काम में लग गई। जल्दी ही अर्जुन भारद्वाज मामा पवन से बात कर रहा था। मैं अर्जुन भारद्वाज बोल रहा हूँ, सुपर डिटेक्टिव एजेंसी से। तुम? पहचान गया पहचान गया। उधर से पवन भाटिया का स्वर कानों में पड़ा। भांजा आया क्या तुम्हारे पास? आना था उसने। कल रात को कह रहा था कि ओबेराय साहब आए हुए हैं और अजीब सी बातें कर वो अपने बारे में ही पूछताछ कर रहा। ऐसे ही है कुछ। कोई बात नहीं, जो पूछता है बता दो उसे। वो एक्सीडेंट के बाद भूल सा गया है। सिर में चोट लग गई थी, अब तो बहुत ठीक है, आगे भी ठीक हो जाएगा। अपना कीमती टाइम निकाल कर थोड़ा सा उसे दे दो, खर्चा पानी मिल जाएगा तुझे। बोल दूंगा मैं भांजे से। पवन भाटिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। अर्जुन भारद्वाज रिसीवर थामे होठ से कोड़े खड़ा रहा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? पवन भाटिया की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। मेरे को तो शक होता है कि वो सुधीर ओबेरॉय ना होकर कोई और हो। उसकी बातें वहम में मत पड़। इस वक्त जासूस बनकर मत सोच, डॉक्टर बनकर सोच, तब तेरा दिमाग ठीक काम करेगा। भला हो भगवान का जो भांजे को फिर चलने फिरने लायक बना। अर्जुन भारद्वाज ने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा देती हूँ, मुझे बताइए कि क्या बात। अर्जुन को घूरता पाकर नीना चुप हो गई। अर्जुन भारद्वाज वापस पहुंचा केबिन में। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा था। तो आपका इरादा पक्का है कि आप अमन कुमार के पास जाएंगे और उससे नैना की ब्लू फिल्म भी ले लेंगे? हाँ। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अपनी आंखों से देख लेना। देवराज चौहान का सर ठंडा था। अर्जुन भारद्वाज का मन कह रहा था कि ये वो सुधीर ओबेराय नहीं जिससे पहले मिला था, परंतु इस बात को झुठला भी नहीं सकता था कि सामने खड़ा इंसान सुधीर ओबेराय नहीं। पवन मामा से भी बात कर ली थी, जो 6 महीने पहले इसी के साथ उसके पास आया था। अर्जुन भारद्वाज इस समय अपनी ही स्थिति से परेशान होने लगा था। चलो, मरवा मत देना। अमन कुमार बहुत हरामी और ख़तरनाक इंसान है, अर्जुन भारद्वाज ने कहा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर चेक की, फिर उसे वापस जेब में डालता हुआ बोला, साथ जाने का 1 लाख रुपये लूँगा, जान का खतरा है। लाख मिल जाएगा। जो 10,000 नीना ने लिया है वो भी तुम्हारा। दोनों बाहर निकले। नीना, अर्जुन भारद्वाज बोला, मैं ओबेराय साहब के साथ जा रहा हूँ, वापसी का कुछ पता नहीं। तो ऑफिस बंद कर दूँ सर? नीना ने फ़ौरन कहा। ऑफिस बंद करने की गलती मत करना, अर्जुन बोला, शायद सलामत लौट भी आऊँ। देवराज चौहान अर्जुन भारद्वाज बाहर निकल गए। अगला दृश्य। दोनों पार्किंग में पहुंचे। उधर मेरी कार खड़ी है, देवराज चौहान बोला, उसमें चलते हैं। अर्जुन भारद्वाज ने सहमति से सिर हिला दिया। बाहर भीड़ थी, ढेरों लोग आ जा रहे थे। पार्किंग में वाहन और वाहनों का शोर। दोनों एक कार के पास जा रुके। ये वही कार थी जिस पर देवराज चौहान वहाँ आया था। आप खुद ड्राइव करके यहाँ पहुँचे? अर्जुन भारद्वाज बोला। ड्राइवर नहीं है? ड्राइवर साथ लाने की ज़रूरत नहीं समझी। मतलब कि रास्ता सड़कें आपको याद रही, कमाल है। अर्जुन भारद्वाज के सर में हल्का सा व्यंग झलका। जो बातें आपको भूल जानी चाहिए थी वो याद रही, जो याद रखनी चाहिए थी वो भूल गए। ऐसा एक्सीडेंट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन भारद्वाज को देखते हुए देवराज चौहान मुस्कुराया, कार खोलने लगा। तभी छोटे से तूफान जैसे हालात पैदा हुए। दो आदमी कारों की ओट में से फुर्ती से निकले। एक अर्जुन भारद्वाज के पीछे पहुंचा और दूसरा देवराज चौहान के। वो कुछ समझ नहीं पाए, अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाए। अर्जुन भारद्वाज ने देखा कि देवराज चौहान के पीछे से कोई उसके सिर पर वार करने जा रहा है। ऐसा ही देवराज चौहान ने देखा। दोनों ने एक दूसरे को सावधान करने के लिए मुंह खोला, परंतु दोनों के सिरों पर ही एक साथ चोटें पड़ी। एक एक वार ही बहुत था। दोनों बेहोश होकर नीचे गिरते चले गए। वार करने वाले ने देवराज चौहान को फौरन संभाल लिया। अर्जुन पर वार करने वाला देवराज चौहान के पास पहुंचा और दोनों ने मिलकर देवराज चौहान को पास ही मौजूद कार में डाला। वो खुद भी कार में बैठे और कार पार्किंग से बाहर निकलती चली गई। कई लोगों ने यह सब देखा, परंतु किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। वो कार देवराज चौहान को लेकर जब चली गई तो देखने वाले लोग अर्जुन भारद्वाज के पास पहुंचने लगे, जो कि कारों के बीच बेहोश पड़ा था। अगला दृश्य। देवराज चौहान को होश आया। सिर पे सिर में पीड़ा भरी लहर उठी और गुम हो गई। होश आते ही सबसे पहले उसका हाथ सिर पर गया, फिर पलकें हिली और धीरे धीरे आंखें खोली। चंद पलों में ही वो देखने लायक हो गया। खुद को उसने छोटे से बेहद छोटे से कमरे में बंद पाया। स्टोर जैसी जगह थी। एक तरफ दो पुराने ड्रम पड़े हुए थे। इस तरह का थोड़ा बहुत सामान और भी था। स्टोर की हालत देखकर समझ गया कि ये कोई बढ़िया जगह नहीं है। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। दरवाज़ा लकड़ी का था और ऐसा मजबूत था कि जैसे वहीं रहने वाले ने फुर्सत मिलने पर अपने हाथों से बनाया। किसी कारीगर का बना दरवाज़ा नहीं था वो। दरवाजे के नीचे से आती रोशनी से उसे एहसास हुआ कि जैसे शाम हो रही हो। इसका मतलब वो 4-5 घंटे बेहोश रहा। फर्श ईंटों का था, उस पर पुरानी मैली हो रही दरी बिछी थी। देवराज चांद ने जेबों को टटोला तो चेहरे पर अजीब से भाव उभरे।
जेब में रिवॉल्वर भी था और मोबाइल फ़ोन भी। कुछ पलों तक वो सोचों में रहा, फिर मोबाइल फ़ोन निकाला। हाथ में दबे फ़ोन को देखते हुए इसकी सोचें दौड़ने लगी थी कि ये क्या हुआ, किसी ने उसका इस तरह अपहरण क्यों किया। जिस ढंग से अपहरण किया गया उससे स्पष्ट था कि उसके अपहरण किए जाने की योजना पहले से ही तैयार थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने सुबह बंगले से निकलकर प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज से मिलने जाना है। तब भी अर्जुन भारद्वाज के ऑफिस के बाहर उसे बेहोश करके उसका अपहरण कर लिया गया। यानी कि कोई तब से ही उसके पीछे था जब वो बंगले से बाहर निकला था। कौन पीछे था? वो इस वक्त वो नहीं था, अरबपति सुधीर ओबेरॉय था। देवराज चौहान धीरे धीरे सारे हालातों पर अपनी सोचें दौड़ाने लगा कि सबसे पहले उसे राम प्रकाश नाम का व्यक्ति मिला। उसने अपने आदमियों के साथ उसे घेरा, शराफत से उसने साथ चलने को कहा। तब देवराज चौहान समझ गया था कि इनकार करने का कोई फायदा नहीं होगा, झगड़ा बढ़ेगा। राम प्रकाश ने उसे विवेक वोहरा के हवाले किया। वोहरा शराफत से उससे पेश आया और वहाँ ले गया जहाँ सुधीर ओबेरॉय बनने की पेशकश की, क्योंकि उसका चेहरा कद काठी बहुत हद तक सुधीर ओबेरॉय जैसा लगता था। यानी कि थोड़े से मेकअप के बाद उसे सुधीर ओबेरॉय बना देना बहुत आसान बात थी। एक एक पहलू पर देवराज चौहान की सोचें होते हुए आगे बढ़ी, कोई भी पहलू छिपा नहीं रहा। फिर अर्जुन भारद्वाज से मिला, प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज से। सुधीर ओबेरॉय 6 महीने पहले अपनी पत्नी नैना ओबेरॉय के बारे में छानबीन कराकर उससे अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत लेकर नैना ओबेरॉय को वो सबूत दिखाकर उसे तलाक देने के लिए तैयार कर चुका था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और अब जब वो अर्जुन भारद्वाज से मिला, नैना ओबेरॉय के बारे में जानकारी ली और आगे भी वो अर्जुन भारद्वाज के साथ कुछ करने जा रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया। देवराज चौहान की सोचें अर्जुन भारद्वाज पर जा रुकी। अर्जुन भारद्वाज उसे खरा आदमी लगा था। उसने अर्जुन की बातों में कहीं भी चालाकी या हेराफेरी नहीं महसूस की। यानी कि उसने जो कहा सच कहा। मामा पवन भी उसे ठीक लगा। वो शराबी अवश्य था, लेकिन इंसान होने के नाते वो बढ़िया था। उसकी बातों से भी देवराज चौहान ने फरेबीपन महसूस नहीं किया था। कौन कर सकता उसका अपहरण? नैना ओबेरॉय, राहुल ओबेरॉय, सुमन ओबेरॉय या कोई और? इन हालातों में सुधीर ओबेरॉय के अपहरण से किसे फ़ायदा हो सकता है? नैना ओबेरॉय और राहुल ओबेरॉय तो चाहते थे कि वो गवाहों की मौजूदगी में पावर ऑफ अटर्नी और वसीयत पर साइन कर दे। उसका इतना ही इस्तेमाल चाहते थे वो। उसके बाद उसने वहाँ से हट जाना था। और उन लोगों ने ये ड्रामा करके कि ओबेरॉय फिर से बीमार हो गया है, असली सुधीर ओबेरॉय को फिर उसी बेड पर ला लिटा देना था। सुमन देवी को ऐसे में सब कुछ स्वाभाविक लगता, लेकिन देवराज चांद की सोचें कुछ पलों के लिए रुकी। सुधीर ओबेरॉय बनने के पश्चात उसे हर पल ऐसा क्यों महसूस होता रहा कि उसे इस काम के लिए नहीं बल्कि किसी और ही काम के लिए सुधीर ओबेरॉय बनाकर बंगले पर लाया गया है। देवराज चांद के होंठ बिज गए कि वो समझ नहीं पा रहा है कि असल मामला क्या है। उसे सुधीर ओबेरॉय क्यों बनाया गया, और अब उसका अपहरण किसने किया? कोई क्या चाहता है उससे? झुंझलाहट आ गई थी मन में कि वो इन सब बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा। देवराज चौहान हाथ में दबे छोटे से मोबाइल फ़ोन के बटन दबाने लगा। जगमोहन से बात करना ज़रूरी था। जगमोहन को पता होना चाहिए कि वो किस स्थिति में। और दूसरी तरफ बेल हुई। हेलो। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ हूँ? देवराज चौहान ने बेहद धीमे स्वर में पूछा। सुधीर ओबेरॉय को जहाँ रखा गया है, मैं और सोहनलाल बारी बारी वहाँ ही नज़र रख रहे हैं। कल शाम को तुम वहाँ नैना ओबेरॉय के साथ आए थे। सोहनलाल ने देखा था तुम्हें, तब वो वहाँ पर नज़र रख रहा था। इस तरह नज़र रखना बोरियत वाला काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा इधर नज़र रखने से फ़ायदा क्या है। मैं सुधीर ओबेरॉय बना हुआ हूँ। ऐसे में सुधीर ओबेरॉय को कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी मेरे सिर पर आएगी। तुम इसलिए वहाँ नज़र रख रहे हो कि अगर कोई सुधीर ओबेरॉय का बुरा करना चाहता है तो कर देगा। जगमोहन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ हम बाहर से ही आने जाने वाले पर नज़र रख सकते हैं। अपार्टमेंट के भीतर फ्लैट में ओबेरॉय के साथ क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। उसकी किसी तरह की सहायता भी नहीं कर सकते। देवराज चांद के होंठ बिज गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा था। देवराज चांद के होंठ खुले। दिन में मेरा अपहरण कर लिया गया है। दो पलों के लिए तो जगमोहन की आवाज़ नहीं आई। क्या? फिर जगमोहन का अचकचाता स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारा अपहरण? हाँ। मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते। देवराज चांद ने जगमोहन को सब कुछ बताया कि वो क्या कर रहा था। फिर वो कैसे अर्जुन भारद्वाज नाम के जासूस से मिला और उसके बाद उसे और अर्जुन भारद्वाज को बेहोश कर दिया गया। होश आने पर उसने खुद को यहाँ पाया। अर्जुन भारद्वाज के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। ओ, लेकिन तुम्हारा अपहरण किसने किया? वो क्या चाहता? मुझे अभी होश आया है कि मैं स्टोर जैसी जगह में बंद हूँ। मालूम नहीं कि अपहरण करने वाले मेरे से क्या चाहते हैं। तुम इतना ध्यान रखो कि अपहरण मेरा नहीं, सुधीर ओबेरॉय जैसे करोड़पति का किया गया। जो भी है, मैं मालूम करता हूँ कि तुम्हारा अपहरण कौन कर सकता है और तुम्हें कहाँ रखा गया। इन बातों के दौरान देवराज चौहान को फ़ोन में बीप की आवाज़ सुनाई दी,
इसका मतलब था कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है। मेरे पास चार्जर या लाइट का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि बैटरी को चार्ज कर सकूं। हो सकता है शायद हम फ़ोन पर संबंध ना बना पाएँ। मैं समझ रहा हूँ। जगमोहन का पिचा स्वर कानों में पड़ा। तभी देवराज चौहान को कदमों की आहट सुनाई दी। फ़ोन बंद कर रहा हूँ, देवराज चौहान फुसफुसाया। बाहर कोई है। कहने के साथ ही उसने फ़ोन बंद किया और फुर्ती से दीवार की तरफ सरका। वहाँ 2 ईंटें पड़ी थीं। फ़ोन को ईंट के पीछे रखकर तुरंत अपनी जगह पर आ बैठा। बाहर से दरवाज़ा खोला जा रहा था। साथ ही एक कठोर स्वर उसे सुनाई दिया। वो कोई भी शरारत करे तो मेरे इशारे के इंतज़ार में मत रहना। मार देना साले को, और पहले तुम दोनों ही अंदर जाओगे। गलती तुम दोनों ने ही की है, उसकी तलाशी नहीं ली। वो अब दरवाज़ा खुलते ही गोलियां चलानी शुरू कर दे तो? ये आवाज़ देवराज चौहान को कुछ पहचानी सी लगी। गलती हो गई। दूसरी आवाज़। तो गलती को भुगतो, भीतर जाओ, उसकी तलाशी लो, उसके बाद ही मैं भीतर आऊँगा। सब कुछ स्पष्ट सुन रहा था देवराज चौहान, परंतु रिवॉल्वर निकालने का उसका कोई इरादा नहीं था। फ़ायदा नहीं था। वो यहाँ से निकलने से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी ले रहा था कि उसका अपहरण करने वाले कौन हैं और चाहते क्या हैं। दरवाज़ा खुला। फ़ौरन ही 2 व्यक्ति हाथों में रिवॉल्वर थामे भीतर आए। वो सतर्क थे। चेहरे से ही खतरनाक लग रहे थे। कभी भी गोली चला सकते थे। लेकिन देवराज चौहान आराम से बैठा रहा। उसे शांत बैठे पाकर दोनों के दांत भिज गए। खड़ा हो। एक ने हाथ में दबी रिवॉल्वर हिलाकर देवराज चौहान को देखते हुए गुर्राया। देवराज चौहान खड़ा हो गया। इन दोनों में से एक को वो देख चुका था, तब जब वो अर्जुन भारद्वाज पर पीछे से वार कर रहा था। मात्र 2 पलों के लिए तब देवराज चौहान ने उसे देखा था। हाथ ऊपर, दूसरा गुर्राया। देवराज चौहान ने दोनों हाथ सिर से ऊपर उठा लिए। एक ने दूसरे को देखकर सिर से इशारा किया और बोला, तलाशी ले साले की। दूसरा रिवॉल्वर संभाले आगे बढ़ा। देवराज चौहान खामोशी से हाथ ऊपर किए खड़ा रहा। उसने देवराज चौहान की तसल्ली से 2-3 बार तलाशी ली। पहली बार में रिवॉल्वर मिली, फिर कुछ नहीं मिला। रिवॉल्वर ही है बस, वो पीछे हटता हुआ बोला। मिली रिवॉल्वर उसने अपनी जेब में डाल ली थी। कुछ और है तेरे पास? पहले वाले ने खतरनाक स्वर में देवराज चौहान से पूछा। नहीं। मिला तो वक्त से पहले मरेगा, वो गुर्राया। जवाब में देवराज चौहान से मुस्कुराया। आ जाइए साहब। इसके पास रिवॉल्वर थी, वो ले लिए, एक ने दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा। इसके साथ ही दरवाजे पर आहट हुई कदमों की, और जो भीतर आया उसे देखकर देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। दोनों वहीं दोनों बाहें उसने नीचे कर ली। वो राम प्रकाश था। तब उसने अपना नाम राम प्रकाश ही बताया था जब पहली बार उसने उसका अपहरण किया था और उसे वोरा के हवाले कर दिया था। इसके सामने होने का मतलब है कि अब भी इसने ही इसका अपहरण किया, यानी कि ये दूसरी बार उस पर हाथ डालने की चेष्टा में सफल रहा था। राम प्रकाश मुस्कुराया। तुमने कम से कम मुझे तो सामने देखने की सोची नहीं होगी। तुम्हें भूल भी चुका था, देवराज चौहान बोला। ये क्या चक्कर है? क्या कर रहे हो? पहले भी तुमने मेरा अपहरण किया था और अब भी। मैं कुछ नहीं कर रहा, राम प्रकाश ने बेहद शांत स्वर में कहा। पहले मुझे तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें वोहरा नाम के आदमी तक पहुंचाने के 5 लाख रुपए दिए गए थे, और अब 15 लाख दिए गए। वोहरा ने, या वो मामला अलग था? ये मामला अलग है। पहले दूसरी पार्टी थी, अब दूसरी पार्टी। ये इत्तेफाक ही है कि तुम पर हाथ डालने का काम दोनों बार मुझे मिला। वैसे क्या कहूँ तुम्हें, सुधीर ओबेरा या देवराज चौहान? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। पहले तुम मुझे वोहरा के हवाले करके चलते बने थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुधीर ओबेराय ना होकर देवराज चौहान हूँ? देवराज चौहान की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। नई पार्टी ने बताया। किसके कहने पर मेरा अपहरण किया? मिल लेना, सवालों की जल्दी क्या? राम प्रकाश के चेहरे पर जहरीले भाव आ गए। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि पहले तुम्हारे अपहरण का 5 लाख मिला, तो अब दूसरी पार्टी ने 15 लाख क्यों दिया? देवराज चौहान की सवालिया निगाह उस पर जा टिकी। राम प्रकाश खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, इस बार तुम्हारे अपहरण के साथ हत्या भी करनी है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हत्या करनी है तो अपहरण क्यों किया? पार्टी की मर्जी। पार्टी चाहती थी कि पहले तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें कैद में रखा जाए, उसके बाद वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हत्या के लिए कहेगी। बीच की बात पार्टी जाने। मेरा काम तो 15 लाख कमाना है। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पहला अपहरण और अब का अपहरण, हत्या एक ही मामले की कड़ी थी। राम प्रकाश से बेशक 2 पार्टियां काम ले रही थीं, वो जुदा बात थी। दूसरी पार्टी ने राम प्रकाश को बताया था कि वह देवराज चौहान है, जो कि सुधीर ओबेराय बना हुआ है। यानी कि अब कोई उसकी हत्या करना चाहता है। कौन? जो भी उसकी हत्या कराना चाहता है वो नहीं चाहता होगा कि नैना ओबेराय की सोची योजना पूरी हो। तभी तो उसकी हत्या को अंजाम दिया जाना था। तो फिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? अभी क्यों नहीं उसे ख़त्म किया जा रहा? क्या सोचने लगे? राम प्रकाश क्या उठा। देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम्हें ज़्यादा नहीं तो कुछ ही मुझसे डरना चाहिए। मेरे बारे में जानते हो कि। ठीक कह रहे हो। मैं ज़रूर डरता अगर तुम्हें आज़ाद करना होता।
तब सोचता कि आज़ाद होकर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब डर कैसा? यहाँ से तुम भाग नहीं सकते। कभी भी मुझे कहा जा सकता है कि तुम्हें शूट कर दूँ। राम प्रकाश ने कहा, यानी कि तुम्हारे मामले में 5 पहले और 15 अब, 20 लाख झाड़ लिए। सिर्फ एक हत्या और 20 लाख, सौदा बुरा नहीं? देवराज चांद ने आंखें सिकोड़े उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? राम प्रकाश कह उठा। सोच रहा हूँ कि सच में सौदा बुरा नहीं। एक एक राम प्रकाश के दांत भिज गए। वो क्रूर से दिखने लगा। अगर वक्त से पहले नहीं मरना चाहते तो कोई शरारत मत करना। उसकी आवाज़ में दरिंदगी भर आई थी। ये मत समझना कि यहाँ 3 ही लोग हैं। ये मेरा ठिकाना है। बहुत लोग हैं यहाँ। इस दरवाजे को तुम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने की चेष्टा करोगे तो शोर होगा और मेरे आदमी तुम्हें शूट कर देंगे। कोई भी गड़बड़ मत करना। मैंने अपने आदमी को छूट दे दी है कि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें गोली मार दे। देवराज चौहान उसे देखता रहा। समझ गए? वो उसी लहजे में बोला। हाँ। इस भ्रम में मत रहना कि तुम देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर हो। यह डकैती नहीं है। तुम देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है। जितना हिलोगे उतनी जल्दी मरोगे। शांत रहोगे तो 2 दिन ज़्यादा ही जी लोगे। देवराज चौहान के चेहरे पर लापरवाही से भरी मुस्कान उभर आई। आओ। देवराज चौहान को घूरते राम प्रकाश दरिंदगी भरे स्वर में अपने दोनों आदमियों से बोला, यह साला अगर ज़रा भी गड़बड़ करे तो मारना हरामी को। सिर में गोली मारना। बहुत महंगी हो गई हैं गोलियाँ। ज़्यादा खर्च नहीं करना। सीधे सिर में मारना। आओ निकलो यहाँ से। वो तीनों बाहर निकले। दरवाज़ा बंद हो गया। वहीं खड़ा देवराज चौहान बंद दरवाजे को देखता रहा। चेहरे पर गंभीरता थी। एकाएक वो गहरी सोच में डूबा नजर आने लगा। उसे लग रहा था कि वो ठीक से इस मामले को नहीं समझ सका। उसे लग रहा था कि बात कुछ और है और उसे कुछ और कहकर सुधीर ओबराय बनाया गया। लाख सोचने पर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि असल मामला क्या है, बीच की बात क्या है। नैना नैना ओबेरॉय उससे जो चाहती थी वो उसे बता दिया गया था। अब दूसरा इंसान जिसने इसका अपहरण किया वो उसकी जान क्यों लेना चाहता है? देवराज चौहान राम प्रकाश की कई बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। जेब में हाथ मारा। पैकेट छोड़ दिया गया था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए दीवार के पास ही बैठ गया। अगला दृश्य। दिन के 12 बजते बजते नैना ओबेरॉय ने सारे बंगले को सिर पर उठा लिया था कि सुधीर कहाँ चला गया। वो जहाँ भी गया उसे आ जाना चाहिए था या फ़ोन करना चाहिए था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी देर अकेला बाहर रहे। घर के सारे नौकर विवेक वोरा और राहुल ओबेरॉय भी उस वक्त बंगले के हॉल ड्राइंग रूम में इकट्ठा थे। इसी पर बातें हो रही थी कि सुधीर ओबेरॉय कहाँ जा सकता है। राहुल ओबेरॉय इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान लग रहा था। तभी सुमन देवी वहाँ पहुंची। उनकी हालत देखकर स्पष्ट लग रहा था कि वह नींद से उठकर आ रही है। शरीर पर रात वाली साड़ी ही थी। रात को वह बिना चेंज के सो गई थी। क्या सुन रही हूँ मैं कि सुधीर सुबह किसी को बताए बिना चला गया? सुमन देवी बोली। हाँ माँ, राहुल ओबेरॉय बेचैनी से बोला। भैया का इस तरह जाना, वो तैयार होकर गया है या? तैयार होकर मालकिन, बनारसी कह उठा। नाश्ता करके गए, कह रहे थे कुछ काम है। सुमन देवी ने गंभीर निगाहों से बारी बारी सबको देखा। मेरे ख्याल में हम यूं ही चिंता कर रहे हैं। सुधीर बच्चा नहीं है, कोई काम होगा तभी गया, लेकिन उन्हें बताकर तो जाना चाहिए। वो आ जाएगा, सुमन देवी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। राहुल ओबेरॉय कुछ कहने लगा कि तभी बाहर मौजूद रहने वाले एक गनमैन ने वहां कदम रखा। कुछ की निगाह उसकी तरफ गई। कोई साहब मिलना चाहते हैं, ये अपना कार्ड दिया है। प्रवेश द्वार पर ही खड़े उसने हाथ में दबा कार्ड आगे की तरफ बढ़ाया। उनका कहना है कि घर का कोई भी सदस्य उनसे बात कर ले। राहुल ओबेरॉय फौरन आगे बढ़ा और गनमैन के हाथ से विजिटिंग कार्ड लेकर देखा। वो प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज का कार्ड था। कौन है राहुल? अर्जुन भारद्वाज नाम का कोई प्राइवेट जासूस है? समझ में नहीं आता कि। बुला लो उसे, नैना ओबेरॉय बोली। यूं तो नहीं आया होगा, कोई तो बात होगी। तीसरे मिनट ही अर्जुन भारद्वाज उनके बीच मौजूद था। उसने बताया कि ओबेरॉय साहब सुबह उसके पास आए थे। असली बात गोल करके उसने आगे कहा कि वो उसे कहीं पर साथ ले जाना चाहते थे। जब वो बाहर निकले तो पार्किंग में ढेरों लोगों के सामने कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को ऑफिस में मौजूद पाया। लोगों की मदद से उसकी सेक्रेटरी नीना उसे ऑफिस में ले आई थी, लेकिन ओबेरॉय साहब को वे लोग अपने साथ ले गए जिन्होंने बेहोश किया था। इस बात को ढेरों आंखों इस बात के ढेरों आंखों देखे गवाह हैं। ओबेरॉय उर्फ देवराज चौहान के अपहरण की खबर सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। हे भगवान, मेरे बेटे का अपहरण हो गया, सुमन देवी के होठों से निकला। राहुल ओबेरॉय मुंह फाड़े नैना ओबेरॉय को देखने लगा। ये क्या हुआ भाभी? नैना ओबेरॉय के होठ भिज गए। सुधीर जाने किस हाल में होगा। सुमन देवी वहीं सोफे पर धप्प से बैठ गई। वोहरा भी हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। सच कह रहे हो मिस्टर अर्जुन भारद्वाज? नैना ओबेरॉय शब्दों को चबाकर सख्त सर में क्या उठी। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अर्जुन भारद्वाज ने शांत स्वर में कहा। ओबेरॉय साहब के अपहरण के बहुत गवाह हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। नैना ओबेरॉय होंठ भींचे बोली। राहुल?
हाँ भाभी, फ़ौरन पुलिस को खबर करो। ये जासूस साहब भी यहाँ है। मेरे ख्याल में सुधीर हमें जल्दी मिल जाएगा। राहुल ओबेरॉय फ़ौरन फ़ोन की तरफ बढ़ गया। बहू, सुमन देवी थके स्वर में बोली, सुधीर को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा माँ जी, नैना ओबेरॉय ने गंभीर स्वर में कहा। वो ठीक ठाक घर आ जाएंगे। राहुल ओबेरॉय पुलिस को फ़ोन पर सुधीर ओबेरॉय के अपहरण की खबर देकर हट ही था कि फ़ोन की बेल बजी। राहुल ओबेरॉय ने तुरंत रिसीवर उठाया। हेलो, सुधीर ओबेरॉय मेरी कैद में है। उसके कानों में आवाज़ पड़ी। क्या? राहुल ओबेरॉय चौंका। तुम कौन हो? गलत सवाल मत करो, यूं पूछो मैं चाहता क्या हूँ। आवाज़ में सख्ती थी। क्या चाहते हो? सबकी नज़रें राहुल ओबेरॉय के घबराए चेहरे पर थी। 1 अरब रुपया, वरना सुधीर ओबेरॉय की लाश मिल जाएगी। मैं उसे जिंदा वापस करने की कीमत मांग रहा हूँ। 1 अरब रुपया? राहुल ओबेरॉय की आवाज़ में कंपन आ गया। सोच लो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। राहुल ओबेरॉय रिसीवर थामे हक्का बक्का खड़ा रह गया। क्या हुआ राहुल? सुमन देवी ने पूछा। माँ, राहुल ओबेरॉय के होठों से अजीब सा स्वर निकला। किसी ने भैया का अपहरण कर लिया है। वो भैया को छोड़ने के लिए 1 अरब रुपए की मांग कर रहा है। कहता है नहीं दिया तो मार देगा। ओ मेरे भगवान! सुमन देवी कांप सी उठी। 1 अरब रुपया! नैना ओबेरॉय का मुंह खुला का खोला रह गया। अर्जुन भारद्वाज एक टक नैना ओबेरॉय को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ कई पुलिस के बड़े अफसर आ पहुंचे थे। सुधीर ओबेरॉय जैसे व्यक्ति का अपहरण और 1 अरब रुपए की मांग पुलिस वाले के लिए बड़ी बात बन गई थी। इसी बीच राहुल और नैना ओबेरॉय अकेले में मिले। ये क्या हो गया भाभी? हमने तो देवराज चौहान को सुधीर भैया इसलिए बनाया कि वो पावर ऑफ अटर्नी पर सबके सामने साइन कर देगा, वसीयत बदल देगा। लेकिन देवराज चौहान का तो अपहरण। धीरे बोलो बेवकूफ़। नैना ओबेरॉय दांत भींच कर बोली। ढोल क्यों पीट रहे हो? राहुल ने फ़ौरन होठ बंद कर लिए। नैना ओबेरॉय उसे घूरती रही। भाभी, हमारी सारी प्लानिंग तो ख़राब हो गई। अब वसीयत पे और पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कौन करेगा? अगर भैया को कुछ हो गया तो दौलत और बिजनेस का मालिक पवन मामा बन जाएंगे। और हम तो बुरे वक्त में होश गंवा देना और भी नुकसान से भरा हो जाता है। नैना ओबेरॉय के दांत पिच गए। हम तो दौलतमंद बनने से पहले ही बर्बाद हो गए। राहुल ओबेरॉय परेशान नजर आ रहा था। देखते हैं कि क्या होता है। क्या देखना है? यही कि सुधीर ओबेरॉय और देवराज चौहान को पुलिस ढूंढ पाती है या नहीं। आखिर किसने किया होगा भैया का अपहरण? जितने तुम अनजान हो उतनी ही मैं। चुपचाप देखते रहो कि क्या होता है। ऐसी सूरत मत बनाओ कि कोई तुम पर ही शक कर बैठे। मेरे ख्याल में पुलिस देवराज चौहान को ढूंढ लेगी। ढूंढ ले तो बहुत अच्छा हो, वरना सारी दौलत सारे बिजनेस मामा ले जाएगा। तुम बाहर जाओ। नैना ओबेरॉय बोली। बाहर पुलिस है। तुम्हें इस तरह मेरे पास नहीं रहना चाहिए। ये नाजुक वक्त है। पुलिस शक कर सकती है कि आखिर ऐसे वक्त में हम बंद कमरे में क्या करते हो सकते हैं। राहुल ओबेरॉय ने उसे देखते हुए सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। एकाएक नैना ओबेरॉय के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक उठी। सारी बाजी मेरे हाथ में है, बड़बड़ा उठी वो। अगला दृश्य। प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज को पुलिस ने तब छुट्टी दी जब पुलिस को यकीन हो गया कि वो सच कह रहा है। कई गवाहों की, लोगों की नज़रों के सामने ये सब हुआ। सुधीर ओबेरॉय का अपहरण हुआ। वो जान छूटने वाले अंदाज में ओबेरॉय के बंगले से निकल अपने ऑफिस सुपर डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचा। पुलिस बहुत तेजी से सुधीर ओबेरॉय को तलाश करने की चेष्टा कर रही थी। वो शाम 5 बजे बंगले से निकला था और 4:30 बजे अपहरणकर्ता का फ़ोन आया था वहाँ। उसने स्पष्ट कहा कि पुलिस की भागदौड़ रोक दी जाए, वरना वो ओबेरॉय को ख़त्म कर देगा। और ओबेरॉय को वापस पाना हो तो उसे 1 अरब की दौलत चाहिए। यह सौदा भी तब होगा जब पुलिस इस सारे मामले से बाहर होगी। इतना कहकर रिसीवर रख दिया गया। फ़ोन सुनने वाला पुलिस का अफसर ही था। हालात गंभीर हो गए थे। पुलिस के सामने अपहरणकर्ता की धमकी मजबूरी बनकर खड़ी हो रही थी। लेकिन पुलिस जानती थी कि सुधीर ओबेरॉय का अपहरण करने वाला पुलिस को हर हाल में इस मामले से दूर रखने की चेष्टा करेगा। जिसने 1 अरब पाने के लिए सुधीर ओबेरॉय का अपहरण किया, वो आसानी से ओबेरॉय की जान नहीं लेगा। ऑफिस पहुंचते ही नीना को देखा, जो जाने की तैयारी कर रही थी। आप आ गए सर? नीना उसे देखते ही बोली। अच्छा हुआ, मैं जा रही थी। यहाँ काम तो है नहीं। जब तक आपको यहाँ बैठना हो बैठिए, खुद ही ऑफिस बंद कर दीजिएगा। अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सर, नीना मुस्कुराकर बोली, अपहरणकर्ता ओबेरॉय के साथ आपका भी अपहरण कर लेते तो कितना अच्छा रहता। शाम के और कल के अखबार में आपकी तस्वीर छपी होती कि प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज का शहर के बहुत बड़े उद्योगपति के साथ अपहरण। आपको पब्लिसिटी मिलती, आपके बारे में हर कोई जान जाता और हमारे यहाँ केस ही केस, क्लाइंट ही क्लाइंट। अर्जुन भारद्वाज आगे बढ़ा और अपने केबिन में प्रवेश कर गया। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। वो सोचों में डूबा लग रहा था। कुर्सी पर बैठा, तभी पर्स थामे नीना ने भीतर प्रवेश किया। मैं जा रही हूँ सर। अर्जुन ने उसे देखा। कोई मैसेज कोई आया, कोई फ़ोन? अर्जुन भारद्वाज ने पूछा।
नहीं, आज तो बिजली पानी और नीचे के रेस्टोरेंट वाला भी पैसे मांगने नहीं आया। अर्जुन ने उसे घूरा। मैंने तो इसलिए बिना पूछे बता दिया कि आप कहीं ये बात ना पूछें। नीना तुरंत बोली, वैसे ओबेराय का क्या हुआ? मालूम हुआ कि उसके अपहरण के पीछे किसका हाथ है? कुछ नहीं मालूम। पुलिस इस काम पर लगी हुई है। पुलिस तो लगी ही रहती है। बाद में पता चलता है कि जिसका अपहरण किया गया वो मौका पाकर खुद ही कैद से भाग निकला था, या फिर उसे मार दिया गया। भाई सर, मैं ओबेराय से लिया 10,000 यहाँ रख जाओ, अर्जुन बोला। नीना ठिठकी, अर्जुन को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ी। सर, वो तो मैंने अपनी दिमागी मेहनत से ओबेराय से वसूले थे। वो तो मेरे 10,000 तो। अर्जुन के माथे पर बल पड़े। सर, वो मेरे पास ही रहने दीजिए। समझूंगी पहली और आखिरी बार आपसे बोनस मिल गया। अर्जुन उसे घूरने लगा। उसकी नज़रों पर नीना सकपकाई, फिर जल्दी से बोली, आधे आधे कर लेते हैं, 5 आपके 5 मेरे। मैं अभी गिनकर 5 अलग कर दी। ये 10,000 रुपये ओबेराय की अमानत है, उसे वापस करने। बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करना तो आपकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, दे दीजिएगा उसे वापस, लेकिन अभी तो उसे नहीं दे सकते। अपहरण हुआ पड़ा है उसका। जिंदा बचा है तो मेरे से 10,000 ले लीजिएगा। अर्जुन भारद्वाज उठा और उकड़े अंदाज में उसके हाथ से पर्स लेकर उसे खोला। बीच में 150 थे। नोटों की गड्डी कहीं नजर नहीं आई। गड्डी का है? अर्जुन ने पर्स को टेबल पर वापस रखते हुए कहा। बैंक में जमा करा दिए, एजेंसी के खाते में। मैं जानती थी कि आप वो 10,000 मेरे पास नहीं छोड़ेंगे। आपको दे दिए तो आप खर्च कर देंगे। 5 दिन बाद मेरी तनख्वाह मिलने का दिन है। इस बार आप ये तो नहीं कह सकते कि बैंक में पैसे नहीं हैं। सोचा इसी बहाने तनख्वाह तो मुझे वक्त पर मिल जाएगी। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया, नजर नीना पर ही थी। सर। नीना गंभीर स्वर में क्या उठी। आप मुझे देखकर मुस्कुराया ना करें। यह सुनते ही अर्जुन की मुस्कान फौरन गायब हो गई। क्यों? उसके होठों से निकला। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दिल में कुछ होता है। कहते हुए नीना ने मुस्कुराकर आंख दबाई और पलटकर बाहर निकल गई। अर्जुन भारद्वाज दरवाजे को देखता रहा, फिर मुस्कान आ ठहरी चेहरे पर। ये नहीं सुधरेगी। अर्जुन बड़बड़ाया। उसके बाद पुनः उसकी सोचें ओबेराय पर जा टिकी थी कि किसने उसका अपहरण किया हो सकता है। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। कोई आया है। अर्जुन उठकर बाहर जाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और जगमोहन खड़ा नजर आया। कुछ देर पहले देवराज चौहान का फ़ोन आने के बाद जगमोहन ने प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज से मिलने की सोची और सीधा यहाँ पहुंचा था। अगला दृश्य। 2 पलों तक अर्जुन भारद्वाज जगमोहन को देखता रहा, फिर चेहरे पर मीठी मुस्कान समेट ली। उसने जगमोहन के चेहरे पर परेशानी देखी थी और समझा कि वो कोई मामला लेकर उसके पास आया है। वेलकम सर। अर्जुन क्या उठा। बैठिए। जगमोहन उसे गहरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठा। अर्जुन भारद्वाज सिगरेट सुलगाने लगा कि जगमोहन मुंह बनाकर बोला, सिगरेट मत सुलगा, धुआं मेरे को नुकसान देगा। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा, फिर खुद को संभाल कर सिगरेट रख दी। मुझे नहीं मालूम था कि सिगरेट आपको नुकसान। मुझे नहीं, सबको नुकसान देती है। जगमोहन ने उसे घूरा। काम की बात कर। उसके लहजे पर अर्जुन को पुनः हैरानी हुई, फिर कह उठा, बात तो आपको करनी है कि आप यहाँ क्यों आए। ये मेरा ऑफिस है और मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन? अच्छा। अर्जुन भारद्वाज ने सिर हिला। देवराज चौहान का नाम सुना है? डकैती मास्टर देवराज चौहान। जगमोहन ने उसे देखा। हाँ, तो जगमोहन का नाम भी सुना होगा। अर्जुन भारद्वाज के होठ सिकुड़े। तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम ही देवराज चौहान नाम के डकैती मास्टर के साथ ही जगमोहन हो जो। बहुत जल्दी समझ गए मेरी बात। मैं ही वो जगमोहन। उठो। अर्जुन भारद्वाज की आवाज़ में एक कड़वापन आ गया। क्या? यहाँ से उठो और दफ़ा हो जाओ। तुम अपने को जगमोहन बनाकर मेरे पर रौब डालना चाहते हो? गलत जगह आ गए हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं जगमोहन से कई बार मिल चुका हूँ। मिल चुके हो? हाँ। कहाँ मिले थे? कहीं भी। तुम्हें क्या? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे पहले कभी नहीं मिले, तो फिर देवराज चौहान के साथ ही जगमोहन से कैसे मिल लिए? मेरी पिसाई मत कर। मान ले कि मैं ही जगमोहन। पिसाई तो तुम मेरी कर रहे हो। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। वो कैसे? तुम वो जगमोहन नहीं हो सकते। नहीं हो और कहते हो कि। विश्वास नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ये बता, कभी देवराज चौहान से मिला है? नहीं। सोच ले, शायद मिला हो। नहीं मिला। उसकी तस्वीरें अखबारों में कई बार देखी हैं। मिला होता तो उसे पहचान जाता। तो फिर मेरी बात सुन। तू आज ही देवराज चौहान से मिला था। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। आज? अर्जुन भारद्वाज पुनः मुस्कुराया। हाँ, आज। आज मैं सिर्फ एक ही इंसान से मिला, ओबेराय से। और किसी से नहीं। सुधीर ओबेराय। जिसे तू मिला वो ओबेराय नहीं, देवराज चौहान था। अर्जुन भारद्वाज। जगमोहन क्या उठा। अर्जुन भारद्वाज जगमोहन को देखने लगा। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। तुम मेरे पास यही बातें करने आए थे? हाँ। अर्जुन भारद्वाज ने ड्रॉज खोली
और रिवॉल्वर निकालकर जगमोहन की तरफ कर दी। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। जो लोग मेरे साथ फालतू की बकवास करते हैं और मुझे पसंद नहीं आते, उन्हें मैं एक तरफ ले जाकर गोली मार देता हूँ। कई बार ऐसा कर चुका हूँ। क्या तुम भी उन लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहते हो? जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। वो मिनट भर तक उसे घूरता रहा और फिर जेब से रिवॉल्वर निकाली और कड़वी तीखी निगाहों से अर्जुन को देखते हुए क्या उठा। मैं किसी को कोने में नहीं ले जाता। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, सामने वाले को वहीं गोली मार देता हूँ। तुम अपने ऑफिस में मरना पसंद करोगे जासूस साहब? अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम सुबह जिस सुधीर ओबेराय से मिले वो सुधीर ओबेराय न होकर देवराज चौहान था। जगमोहन एक एक शब्द को चबाकर क्या उठा। डकैती मास्टर देवराज चौहान? हाँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हें मैं ही मिला बेवकूफ़ बनाने को, कहीं और जाकर। तुम्हें कहना चाहिए कि साबित करो। जगमोहन पहले वाले स्वर में बोला। करो साबित। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। अर्जुन भारद्वाज ने रिवॉल्वर को वापस ड्रॉज में रखा और ड्रॉज खुला रहने दिया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सके। टेबल पर रखी सिगरेट उठाकर उसने सुलगा ली। तुम जिसे सुधीर ओबेराय समझ रहे हो, उससे जो बातें की, वो तुम्हें बताऊं तो तुम्हें मेरी बातों पर बहुत हद तक विश्वास आ जाएगा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद वो किसी से नहीं मिला। वो तुम्हारे साथ था, उसका अपहरण हो गया। ठीक कहते हो, अपहरण हो गया। ऐसे में तुम्हें कैसे पता चला कि उसके और मेरे बीच क्या बात हुई? देवराज चौहान के पास मोबाइल फ़ोन है। फ़ोन पर उसने मुझसे बात की, सब बताया। ऐसा है तो मेरी उससे बात कराओ। मैं उसकी आवाज़ से पहचान लूँगा कि। दो वजह से मैं तुम्हारी बात देवराज चौहान से नहीं करा सकता, जगमोहन बोला। एक तो ये कि वो कैद में है और मैं नहीं जानता वो किस स्थिति में है। मोबाइल फ़ोन उसने अपहरण करने वालों से किस तरह छुपा कर रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि मैं उसे फ़ोन करूं और बैल की आवाज़ सुनकर अपहरणकर्ताओं को मालूम हो जाए कि उसके पास फ़ोन है और उससे फ़ोन ले लिया जाए। दूसरी वजह, अर्जुन भारद्वाज ने कश लिया। नजरें जगमोहन पर थी। देवराज चौहान ने 1.5 घंटा पहले मुझसे बात की थी और बताया था कि उसके फ़ोन की बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है। बैटरी लो हो चुकी है, यानी कि कैद की स्थिति में फ़ोन की बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे बात कराने के चक्कर में उसकी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाए। किसी मौके पर अगर देवराज चौहान मुझे कुछ बताना चाहे तो बता ना सके। कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्जुन भारद्वाज बोला। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो कहाँ कैद है? नहीं, वो नहीं जानता कि उसे कहाँ कैद रखा गया है। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुम्हें अपनी बातों से ही विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम जिससे मिले वो देवराज चौहान था, नकली सुधीर ओबेराय था। असली कहाँ है? अर्जुन ने जगमोहन को घूरा। जानता हूँ वो कहाँ है। तुम असली को भी देख लोगे। वो बीमारी की बुरी स्थिति में, ठीक नहीं हुआ। देवराज चौहान के रंग ढंग बहुत हद तक सुधीर ओबेराय से मिलते थे, इसलिए उसे सुधीर ओबेराय बनाया गया। तुम जो भी हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अपनी ही बातों के जाल में फंसते जा रहे हो। जो जो तुम कह रहे हो उसे सुनकर मेरे सामने पचासों सवाल खड़े हो गए, जिनका जवाब तुम्हें मेरी तसल्ली कराने तक देना होगा। दूंगा। अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ी, होठ भिज से गए। सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अर्जुन भारद्वाज ने कश लिया। सवाल पूछो। चुप रहकर वक्त बर्बाद मत करो। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। तुम मेरे पास क्यों आए? मुझे क्यों ये सब बता रहे हो? वो सुधीर ओबेराय या देवराज चौहान, मुझे इससे क्या लेना देना? अर्जुन भारद्वाज ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। इसलिए कि अपहरण होने से पहले देवराज चौहान आखिरी बार तुमसे मिला। वो तुम्हारे साथ था जब उसका अपहरण हुआ। तुम प्राइवेट जासूस हो। मुझे देवराज चौहान को तलाश करना है कि वो कहाँ है। तलाश करने के दौरान कई जगह ऐसी होंगी कि मैं जगमोहन होने के नाते वहाँ नहीं जा सकता, पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन जानू जासूस होने के नाते तुम ये सब काम कर सकते हो। हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। देवराज चौहान की तलाश करना है हमें। अगर मैं तुम्हारी बात को सच मानता हूँ, तो मेरा जवाब यह है कि तुम देवराज चौहान को इसलिए तलाश करोगे कि वो तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ मैं खामा की भाग दौड़ क्यों करूँगा? इसलिए करोगे कि मेरी गोली खाने से बच सको। जगमोहन के दांत भिज गए। अर्जुन भारद्वाज का चेहरा कठोर हो गया। मेरी गोली भी तुम्हें लग सकती है? तू मेरे को क्या बेवकूफ़ समझता है कि मैं तेरी धमकी में आ जाऊंगा? तू हरामी है तो मैं तेरे से बड़ा हरामी हूँ। अर्जुन ने कड़वे स्वर में कहा। इधर नोटों से गाड़ी चलती है, लेकिन मेरी गाड़ी गलत काम के लिए नहीं चलती। नोट देगा तो मैं तेरे जूते भी साफ कर दूंगा, लेकिन फीस मेरी पसंद की। तू मेरा खर्चा करवा कर ही हटेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। बता, क्या लेगा? देवराज चौहान की तलाश में भाग दौड़ के लिए। उसे हर हाल में ढूंढ कर रहना है। बता दूंगा फीस भी। पहले वो तेरे को विश्वास दिलाना है कि तू जो कह रहा है वो सच। अभी भी विश्वास नहीं आया? अभी भी? अर्जुन भारद्वाज ने उसे घूरा। अभी तूने बताई क्या है? मेरे को बेवकूफ़ बनाता है बातों में लगाकर। पहेलियाँ छोड़, सीधी तरह बात कर, जो बात करनी बतानी है। तू मेरा दिमाग और टाइम ख़राब कर रहा है। कोई और वक्त होता तो अब तक तेरे को उल्टा लटका देना था। जगमोहन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तू ठीक तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त चुप हूँ कि मैं फंसा पड़ा हूँ।
देवराज चौहान को ढूंढना है। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। मेरे पास फंसे लोग ही आते हैं। मैं तेरे पास इसलिए आया कि आखिरी बार देवराज चौहान तेरे से मिला था और तू प्राइवेट जासूस है। इन हालातों में तू मेरे से ज़्यादा तेज़ी से उसे तलाश कर सकता है। जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। अर्जुन भारद्वाज उसे देखता रहा। फिर जगमोहन अर्जुन को हर वो बात बताने लगा जिससे कि अर्जुन को उसकी बातों का विश्वास आ सके। अगला दृश्य। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो जाने की वजह से भीतर भी अंधेरा हो गया था। देवराज चांद दीवार के सहारे बैठा था। बाहर कभी शांति रहती तो कभी आवाज़ें आने लगती। भीतर देवराज चांद देख चुका था कि कहीं भी रोशनी का इंतजाम नहीं था। राम प्रकाश और उसके दोनों साथियों को गए करीब 3 घंटे हो चुके थे। उनके बीच उसके बाद कोई भी दरवाजे तक नहीं आया था। लाख सोचने के बाद भी वो नहीं समझ पाया था कि असली मामला क्या है। पहले उसे सुधीर ओबेराय बनाया गया, फिर उसका अपहरण। देवराज चौहान की सोचें रुकी। कदम कदमों की आहटें कानों में पड़ने लगी थी। कोई आ रहा था। फिर महसूस हुआ कि एक नहीं, ज़्यादा कदमों की आहटें। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे पर जा टिकी। बाहर से ऐसी रोशनी का आभास होने लगा जैसे कोई दरवाजे पर टॉर्च मार रहा हो। फिर दरवाजे के बाहर कुछ के रुकने और बातों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। बाहर से दरवाज़ा खोला जाने लगा, जैसे ताला लगा हो। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसी टॉर्च की रोशनी में देवराज चौहान को उसके दूसरे हाथ में रिवॉल्वर दबी होने का एहसास हुआ। टॉर्च की तीव्र रोशनी उसके चेहरे पर आ पड़ी। क्या मज़े से बैठा है। ये आवाज़ राम प्रकाश के साथ वाले बदमाश की थी। फिर देखते ही देखते 3 और व्यक्तियों ने भीतर प्रवेश किया, यानी कि कुल 4। वो स्टोर जैसा छोटा सा कमरा भरा भरा सा महसूस होने लगा। एक और एक और के हाथ में टॉर्च थी। वो राम प्रकाश था। उसके साथ ही दूसरे बदमाश ने गैस की हांडी थाम रखी थी, जिसकी वजह से वहाँ भरपूर प्रकाश फैल गया था। वहीं बैठे देवराज चौहान ने राम प्रकाश और दोनों बदमाशों को देखने के बाद उस चौथे व्यक्ति पर नजरें टिका दी, जिसे कि वो पहली बार देख रहा था। वो 35 बरस का आकर्षक और सस्त व्यक्ति था। अच्छा कद, चौड़े कंधे। वो मुस्कुराती निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान मनी मन सतर्क हुआ। देख लीजिए, राम प्रकाश हंसकर बोला। कैसे मुर्गा बनाकर बंद कर रखा देवराज चौहान को। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर उन दोनों बदमाशों को जाने को कहा। वो दोनों चले गए। राम प्रकाश ही रहा उस व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति दोनों हाथों में जेब में डाले व्यंग भरे स्वर में कह उठा। क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें, देवराज चौहान या सुधीर ओबेराय? देवराज चौहान की नज़रें उस पर टिकी रही। बुरे फंसे हो तुम। पहले सुधीर ओबेराय बनकर अपने को और दूसरों को धोखा देते रहे, अब कैद में फंस गए। कहते हुए वो हंसा। कैद में तुम्हें फंसना ही था देवराज चौहान, तभी तो तुम्हें सुधीर ओबेराय बनाया गया। क्या मतलब? देवराज चौहान चौंका। वो पुनः हंसा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सुधीर ओबेराय को जिंदा छोड़ने के लिए मैंने 1 अरब की फिरौती मांगी है। तुम्हारे अपहरण के बाद 2 बार फिरौती के लिए फ़ोन जा चुका है। बंगले पर पुलिस ही पुलिस है। शहर भर में सुधीर ओबेराय की तलाश की जा रही है, और इस वक्त सुधीर ओबेराय तुम बने हुए हो देवराज चौहान। यानी कि मुझे 1 अरब की फिरौती नहीं मिली तो सुधीर ओबेराय के नाम पर तुम्हारी हत्या करके लाश को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पुलिस तुम्हारी नहीं, सुधीर ओबेराय की लाश उठाएगी। यानी कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि लाश देवराज चौहान की है। तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। हर कोई यही समझेगा कि सुधीर ओबेराय मर गया। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत कुछ। तुम्हें बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। मेरे मरने से क्या होगा? असली सुधीर ओबेराय तो जिंदा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे मरने पर, जब तुम्हारा अंतिम संस्कार, यानी कि दुनिया की निगाहों में सुधीर ओबेराय का अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो तब खामोशी से असली सुधीर ओबेराय को भी खत्म कर दिया जाएगा और उसकी लाश किसी को नहीं मिलेगी। इस तरह सुधीर ओबेराय का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो पुनः हंसा। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। सुधीर ओबेराय को 2 बार मारने का क्या फ़ायदा? देवराज चौहान बोला। एक बार मुझे मारकर साबित किया जाएगा कि सुधीर ओबेराय मर गया, दूसरी बार असली सुधीर ओबेराय को मारा जाएगा। बात समझ नहीं आई? यही तो खेल है देवराज चौहान। तुम्हें इस खेल में शामिल करते हुए यही तय हुआ था कि खेल का अंत इसी तरह होना है। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े उसे देख रहा था। वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ देवराज चौहान को देख रहा था। अगर सीधे सीधे असली सुधीर ओबेराय को खत्म किया गया तो कहीं पर भी किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है। उसकी हत्या के जुर्म में कोई ऐसा भी फंस सकता है जिसका फंस जाना मुझे पसंद नहीं। ऐसे में पहले नकली सुधीर ओबेराय यानी कि तुम्हें खत्म किया जाएगा। तुम यानी नकली सुधीर ओबेराय की हत्या को पुलिस और लोग बिना किसी शक शुबह के आसानी से पचा लेंगे। वो उस इंसान पर शक नहीं करेंगे जिस पर कि मैं नहीं चाहता शक हो। दुनिया की निगाहों में सुधीर ओबेराय मर जाएगा। 15-20 दिन पुलिस की तफ्तीश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो ओबेराय की हत्या के लिए मेरे चहेते पर शक तो नहीं कर रही। तो असली सुधीर ओबेराय को खत्म कर दिया जाएगा।
तब कोई सोच भी नहीं सकेगा कि असली सुधीर ओबराय पहले नहीं, अब मरा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। योजना अच्छी है, देवराज चौहान मुस्कुराकर ही बोला। अगर इस बीच पुलिस ने तुम्हारे ही चहेते पर सुधीर ओबराय की हत्या का शक किया तो क्या करोगे? तब असली सुधीर ओबराय पुलिस को सड़क पर पड़ा मिल जाएगा, मेरा चहेता बच जाएगा। ऐसे में कुछ वक्त ठहर कर ओबेराय को रास्ते से हटाने की चेष्टा की जाएगी। उसने लापरवाही से कहा। तुम्हें मालूम है कि असली ओबेराय कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कहाँ है? वहीं उसी अपार्टमेंट में जहाँ नैना ओबेराय के साथ तुम गए थे, ओबेराय से मिले थे। तो तुम्हें सब खबर है, हर बात की खबर है। ओबेराय के यहाँ से कौन तुम्हें सारी खबरें दे रहा है? देवराज चौहान की बात पर वो मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। मुझे मोहरा बनाकर ओबेराय की जान क्यों लेना चाहते हो? इस बात से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। वो जहरीले भाव में हंसा। तुम्हें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि तुम्हें स्पष्ट तौर पर पता चल गया है कि इस सारे काम में तुम्हारा इस्तेमाल क्या है। मेरा इस्तेमाल? देवराज चांद के होंठ चुप रहे। तुम्हारी बातों से तो इस मामले में मेरा इस्तेमाल यही सामने आया कि सुधीर ओबेराय के रूप में मेरी हत्या की जानी है, इसलिए मुझे सुधीर ओबेराय बनाकर पेश किया गया। ठीक समझे तो मैंने तुम्हें नैना ओबेराय या राहुल ओबेराय के साथ कभी नहीं देखा, जिक्र भी नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि सारे मामले की जड़ तुम ही हो। देवराज चौहान ने कहा। मेरा जिक्र नहीं हुआ? मुझे नहीं देखा, कोई बात नहीं। अब तो सब कुछ देख सुन लिया। देवराज चौहान उसके मुस्कुराते विश्वास भरे चेहरे को देखता रहा, फिर बोला। कौन हो तुम? मेरे बारे में तुम नहीं जानते, अनजान हो। फिर भी नाम तो बता ही देता हूँ। मुझे अमन कुमार कहते हैं। देवराज चौहान चौंका, फिर फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। उसकी बातों के बाद भी वो उलझन में था, परंतु उसके नाम ने देवराज चौहान के सामने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया था। जिन बातों का जवाब नहीं मिल रहा था देवराज चौहान को, वो सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो गया था। देवराज चौहान एक टक अमन कुमार को देखता रह गया। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि तुम कब मेरी हत्या करोगे। चिंता मत करो, 2-4 दिन की ज़िंदगी है तुम्हारे पास। उधर भी तो ड्रामा पूरा करना है। 2-3 बार 1 अरब रुपए की फिरौती के लिए वहाँ फ़ोन जाएगा। पुलिस को इस मामले से बार बार पीछे हटने को कहा जाएगा। जाहिर है कि पुलिस पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में यही दिखावा किया जाएगा कि अपहरणकर्ता ने पुलिस के पीछे ना हटने की वजह से गुस्से में आकर ओबेराय की हत्या करके लाश फेंक दी। इस सारे ड्रामे में 4 दिन तो लगेंगे। देवराज चौहान का सिर हौले से हिला। देखता रहा वो अमन कुमार को। इस सारे मामले में सिर्फ तुम्हें नुकसान होगा, देवराज चौहान को नुकसान होगा। वो गहरी सांस लेकर क्या उठा। देवराज चौहान जैसी शख्सियत इस सारे मामले में पिस गई, मर गई। कोई नहीं जान सकेगा कि हिंदुस्तान के नामी डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ क्या हुआ। अचानक वो कहाँ गायब हो गया। देवराज चौहान का गायब हो जाना जनता और पुलिस के लिए पहेली बनकर रह जाएगा। ऐसी पहेली जो कभी भी सुलझ नहीं सकेगी। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि जिस सुधीर ओबराई की हत्या का ढोल नगाड़ों के साथ हो हल्ला मचा था, वही असल में देवराज चौहान था। नामी डकैती मास्टर देवराज चौहान। देवराज चौहान के होठों से छोटी सी हंसी निकली। क्यों हंसे? अपने बारे में सोचकर। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। सारी जिंदगी जुआरी बनकर अपनी जिंदगी के खेल खेलता रहा, जैसे तैसे हर बार मौत से बचता रहा। जानता था कि एक बार तो ऐसी आएगी, जिंदगी का पासा पलट जाएगा। अब पलट गया। मेरे जैसे लोगों का अंत ऐसे ही होता है। अमन कुमार कुछ पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला। मुझे हैरानी है कि देवराज चौहान जैसा इंसान इतनी आसानी से अपनी मौत को स्वीकार कर ले। मेरे नाम पर मत जाओ, मैं भी तो इंसान हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान खुद को ऐसी जगह पर पाता है जहाँ से कहीं भी बच निकलने का रास्ता नहीं मिलता। शायद इस वक्त मैं भी वहीं खड़ा हूँ। देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। सच में तुम्हारी योजना बहुत शानदार है। पहले नकली ओबेराय की हत्या की जाए, जब पुलिस और बाकी लोग नकली हत्या को असली मानकर बैठ जाएं, सब ठीक रहे तो तब आराम से असली ओबेराय को मारकर लाश को गायब कर दिया जाए। इससे पहले अगर ओबेराय की हत्या का शक तुम्हारी चहेती पर किया जाए तो असली ओबेराय को आज़ाद करके तुम अपनी चहेती को बचा। चहेती? अमन कुमार के होठों से निकला। नैना ओबेराय की बात कर रहा हूँ अमन कुमार, देवराज चौहान बोला। अमन कुमार के दांत बिछ गए। देर तक वो देवराज चौहान को देखता रहा। तुम्हें कैसे मालूम कि इस मामले में नैना मेरी पार्टनर है? मुझे इतना मालूम था कि नैना अमन कुमार नाम के व्यक्ति से वास्ता रखती है, लेकिन इस हद तक वास्ता रखती है। इस मामले में तुम्हारे साथ नैना की इतनी गहरी पार्टनरशिप होगी, यह तुमसे बातें करने के बाद पता चला। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था, तुम्हारा नाम ही सुना था। मेरा नाम किससे सुना? रहने दो इन बातों को। देवराज चौहान ने बैठे बैठे टांगे पसार ली। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अमन कुमार ने कठोर निगाहों से पास खड़े राम प्रकाश को देखा। इस पर खास नज़र रखना, ढील मत देना। देवराज चौहान नाम है इसका, बहुत चालाक और ख़तरनाक है। ज़रा सा भी मौका मिला इसे तो मेरी सारी मेहनत पर पानी। आप फिक्र मत कीजिए, राम प्रकाश ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मैं इसके प्रति ज़रा भी लापरवाह नहीं हूँ।
इस बात का हर पल एहसास रहता है मुझे कि मैंने देवराज चौहान को कैद कर रखा है। मेरे आदमी इसकी सख्त निगरानी कर रहे हैं। जहाँ भी इसने गड़बड़ की वो फ़ौरन इसे शूट कर देंगे। मेरे ख्याल में इसके मर जाने से भी अपनी योजना पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमन कुमार कड़वी निगाहों से देवराज चौहान को देखते हुए बोला, इसकी मौत तो मेरी योजना का हिस्सा है। 2 दिन पहले मरे या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आओ। वो दोनों बाहर निकले। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। अब यहाँ रोशनी हो रही थी। राम प्रकाश गैस रोशनी की हांडी वहीं छोड़ गया था। तो चलिए दोस्तों, जुआरी के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।